सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 6 सितंबर 1965 डिबीपुरा, भारत पाकिस्तान की सीमा पर पंजाब के आखिरी गांव में से एक। मिशन डिबीपुरा से 7 किलोमीटर दूर चीमा में मौजूद इच्छोगिल नहर के ऊपर बने थे पन्नू ब्रिज को पाकिस्तानियों से वापस छुड़ाना। उस रोज भारतीय सैनिक राइफल्स हाथों में उठाए छाती भर गहरे पानी में चौकन्ने सतर्क डिबीपुरा से चीमा गांव की ओर बढ़ रहे थे। 3 दिन से कभी पानी तो कभी सरकंडों की खेती में छुपते छुपाते चल रहे इन सैनिकों को यह अंदाजा नहीं था कि दुश्मन के साथ अगले 3 दिन असल उत्तर के मैदान में लड़ी जाएगी एक खूनी जंग, जो कि इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी। भारतीय सैनिकों को पहले दिन ही पता चल गया कि उनका सामना पाकिस्तान की सबसे घातक 1 आर्मर्ड डिवीजन के साथ होने वाला है, जो कि अपनी पूरी पैटर्न टैंक डिवीजन के साथ यहां मौजूद थी। वो पैटर्न टैंक्स जो कि अपने साथ लेकर चल रहे थे असला, बारूद और जाने जाते थे अपनी मार्ग क्षमता और तेजी के लिए, लेकिन अपनी युद्ध नीति में दुश्मन से 2 कदम आगे भारतीय सैनिकों ने रातों रात इन टैंक्स को बारूद से उड़ाने के लिए एंटी टैंक माइंस बिछा दी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी बारूदी जंग। जो टैंक उन 3 दिनों में बारूदी सुरंगों का शिकार नहीं हुए, उन पर भारी पड़े ये भारतीय सैनिक, जो कि अब सीधा टैंकों पर गोलियां बरसाकर उन्हें खत्म कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक टैंक फटने के डर से टैंक छोड़कर भाग रहे थे और भारतीय सैनिक लगातार उन पर हमला कर रहे थे। भारतीय सैनिकों की इस यूनिट ने 72 घंटे असल उत्तर के मैदान में पाकिस्तान की इस फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया और 35 टैंक तबाह कर दिए। और यह काम करने में सबसे आगे थी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। 1971 भारत और पाकिस्तान की सेनाएं युद्ध के मैदान में थी और वक्त था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का। पाकिस्तान भारतीय सैनिकों को किसी भी तरह उलझाए रखना चाहता था और इसलिए उन पर जम्मू और कश्मीर के इलाकों में हमला हुआ। पाकिस्तानी सीमांतर शहर जरपाल भले ही एक गैर मामूली इलाका था, लेकिन वही था सीधा रास्ता जम्मू और पंजाब का। इसे कब्जे में रखना जरूरी था। जब तक पाकिस्तान की सेना इस इलाके की अहमियत समझ पाती, तब तक जरपाल पर मेजर होशियार सिंह की कंपनी कब्जा कर चुकी थी। चार्ली कंपनी जब उन्होंने जरपाल गांव पर कब्जा जमा के रखा, तब पाकिस्तानियों को भी इस गांव की इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी दी। उनको मालूम था कि आगे के हमले के लिए जरपाल गांव कितना इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काउंटर अटैक एक के बाद एक जरपाल गांव को वापस लेने के लिए लॉन्च किए। उस काउंटर अटैक में इतनी तेज़ी और इतनी बहादुरी थी कि आखिरी काउंटर अटैक में उस पाकिस्तानी बटालियन के सीओ खुद उस काउंटर अटैक को उन्होंने लीड किया था। लेकिन फिर भी 3rd ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी, जो कि उस वक्त मेजर होशियार सिंह के कमांड में थी, उन्होंने उसका डटकर मुकाबला किया, जिसमें मेजर होशियार सिंह पर्सनली ट्रेंच टू ट्रेंच मूव कर करके उन्होंने अपने हर एक जवान को इतना मोटिवेट किया कि उन्होंने हर एक काउंटर अटैक का मुंह तोड़ जवाब किया। यहाँ तक कि जब मेजर होशियार सिंह को गोली लगी तो भी उन्होंने हार नहीं मानी, ना वहाँ से इवैक्यूएट हुए। वो उस जख्मी हालत में भी हर एक ट्रेंचेस टू ट्रेंचेस मूव करते रहे। और जब उनके खुद के कंपनी के एमएमजी के पर्सनल घायल हो गया था, तो वो खुद एमएमजी को मैन करके उन्होंने आखिरी काउंटर अटैक तक वहाँ पर युद्ध में शामिल रहे। और जरपाल उस दिन भारत के कब्जे में ही रहा। ये होना न सिर्फ भारत की सरहद को महफूज रखने के लिए जरूरी था, बल्कि इसलिए भी कि सेना की फाइटिंग बटालियंस फिर इसी रास्ते पाकिस्तान के अंदर बढ़ी। मेजर होशियार सिंह को न सिर्फ उनकी बहादुरी और साहस के लिए सम्मानित किया गया, बल्कि इसलिए भी कि बतौर कंपनी कमांडर उन्होंने अपनी यूनिट को लड़ने के लिए लगातार प्रेरित किया और उनके मनोबल को टूटने नहीं दिया। उनकी वीरता को भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर रेजिमेंट के पास में 3 परमवीर चक्र हैं, 2 अशोक चक्र हैं। लाइव आज के दिन सुबेदार मेजर योगेंद्र यादव हैं, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की।
वो एक उस टुकड़ी के हिस्सा थे जिनको सबसे डिफ़िकल्ट अप्रोच दिया गया था, और उस अप्रोच ने दूसरे जो बाकी का हमला को सफलता में टर्न किया, उसमें काफ़ी अहम भूमिका अदा की। 1999 जम्मू कश्मीर का कारगिल का यह पहाड़ी इलाका भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से लगा हुआ था। बर्फीली सर्दी में 9000 फीट की ऊंचाई पर मौसम बेहद खराब था, जिसकी वजह से यहां सैनिकों की निगरानी कम थी, और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने आतंकी घुसपैठियों के साथ मिलकर भारत की सीमा को पार कर यहां कई जगह अपने बंकर्स बना लिए, और यहीं से शुरू हुआ कारगिल को बचाने का संघर्ष, ऑपरेशन विजय। कारगिल की सबसे महत्वपूर्ण चोटी तक पहुंचने के रास्ते में कई ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर पाकिस्तानियों का कब्जा था, और भारतीय सेना के कई रेजिमेंट्स सिलसिलेवार तरीके से चौतरफा प्रहार करते हुए इन पॉइंट्स को महफूज कर रही थी। इन्हीं में से एक का रुख कर रहे थे सैनिक 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन और 8 सिख इन्फेंट्री बटालियन के। उस जंग में पहले हमले में हमारे 2 ऑफिसर्स, 2 जेसीओज और 21 जवान शहीद हो चुके थे। उसके बावजूद पलटन ने हिम्मत नहीं हारी। पलटन ने दोबारा हमला किया, और उस हमले में यंग सोल्जर योगेंद्र सिंह यादव उस टुकड़ी के साथ में थे जो कि हमले को लीड कर रही थी। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुए। ऑपरेशन विजय के दौरान उनकी उम्र महज 19 साल की थी, और वो 18 ग्रेनेडियर्स के कमांडो प्लाटून यानी घातक प्लाटून का हिस्सा अपनी मर्जी से बने थे। इस प्लाटून में शामिल होने वाला हर सैनिक ये जानता था कि उस रात उनमें से कई वापस नहीं लौटने वाले। सिख बटालियन ने दुश्मन को पोस्ट की तरफ पहुंचने वाले सबसे आसान रास्ते पर उलझाए रखा, और दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ इसी दिशा में लड़ता रहा। 18 ग्रेनेडियर्स की कमांडो प्लाटून इस बीच दूसरे ज्यादा कठिन रास्ते से इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। रस्सियां लगाए ये सैनिक इन सीधी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे, और जब ये ऊपर पहुंचे तो दुश्मन के होश उड़ गए। दुश्मन ने उन पर तुरंत अपने रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को पहली 2 गोलियां ऊपर चढ़ते समय ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने यह फासला किसी तरह पूरा किया और फिर दुश्मन पर ग्रेनेड दागने शुरू किए। इस दौरान उन पर गोलियां बरस रही थी, पर उनका जुनून उनके दर्द पर हावी था। उस हमले में आगे नेतृत्व करते हुए योगेंद्र सिंह को बहुत गोलियां लगी। उन्होंने दुश्मन का भारी नुकसान किया, लेकिन खुद भी इतने बुरी तरह जख्मी हो गए कि वो बेहोशी की हालत में आ गए। उनका बहुत खून बह गया, और उस बेहोशी की हालत में उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन ने उनके नज़दीक आकर के हमारे जो गिरे हुए जवान थे, ये यकीन करने के लिए कि ये मर जाएं, उनको दोबारा उन्होंने उनके नज़दीक आकर के उनके बाजू में, उनकी जांग में गोलियां मारी। पहले तो एक बार मुकाबले में गोलियां लगी, दूसरी बार बेहोशी के बाद दुश्मन ने नज़दीक से आकर के गोलियां मारी। उसके बाद भी इनको दोबारा होश आया, और होश आने पर जब इन्होंने सुना कि दुश्मन अब अगला हमला हमारी MMG पोस्ट के ऊपर करने वाला है, तब एक बार दोबारा इनका साहस जागा, और इन्होंने ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों का दोबारा नुकसान किया, और उन्हीं का हथियार छीनकर उनके साथ मुकाबला करते हुए आकर के अपनी टोली को रेंगते रेंगते आकर के सचेत किया, जिससे कि दुश्मन का इरादा फेल हो गया। जिस उम्र में अधिकतर नौजवान ये तक नहीं जानते कि उन्हें जीवन में आगे करना क्या है, योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम कर डाला था। 17 गोलियां लगने के बावजूद उनमें जान बस इसलिए बाकी थी क्योंकि उनका मिशन पूरा होना था, और उन्होंने इसे पूरा किया और जीत का जश्न भी मनाया। कारगिल युद्ध में दिखाए गए उनके शौर्य और साहस के लिए भारत के सबसे ऊंचे सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया, और यह सम्मान पाने वाले वो सबसे कम उम्र के जवान थे। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर, यहां मौजूद है ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का भव्य रेजिमेंटल सेंटर। मुख्य तौर पर यहां तैयार किए जाते हैं रेजिमेंट की अलग अलग बटालियंस में आगे जुड़ने वाले ग्रेनेडियर्स।
साथ ही ये इनके इतिहास, इनकी विरासत, इनकी बहादुरी और काबिलियत की मिसाल का केंद्र बिंदु भी है। और ग्रेनेडियर्स भले ही आज एक इन्फेंट्री रेजिमेंट हो और इसके मुताबिक उनकी ट्रेनिंग हो, लेकिन अपने पूर्वजों की तरह ग्रेनेड्स की तमाम जानकारी और ग्रेनेड लॉबिंग की टेक्निक्स वो पूरी तरह सीखते हैं। और हमारा प्राइमरी टास्क अंग्रेजों के, जब हम बात करते हैं अंग्रेजों के ज़माने की, तो हमारा प्राइमरी टास्क ही था ग्रेनेड थ्रो करना। कुछ सेलेक्टेड जवान सेलेक्ट किए जाते थे और उनका टास्किंग ये होता था कि वो दुश्मन के खेमे में ग्रेनेड फेंक कर खलबली मचा सके। जब हम ग्रेनेड की बात करते हैं तो ग्रेनेड एक क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन है, CQB बैटल को बोलते हैं, वेपन बोलते हैं, जिसका यूज़ या जिसको हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर टूटी फूटी ज़मीन हो या अंधेरा हो, जहाँ पर कि हमें दुश्मन दिखाई ना दे रहा हो, या फिर कोई जंगल हो जहाँ पर हम डायरेक्ट वेपन से, इंसास राइफल या LMG से हम डायरेक्ट फायर ना कर सकें, या कभी कभी कोई मकान के अंदर कोई दुश्मन छुपा है और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। साथ ही साथ कभी कभी मौका पड़ने पर हम टैंक के अंदर बैठे हुए क्रू के ऊपर भी ग्रेनेड डाल करके उनके ऊपर कैजुअल्टी कर सकते हैं। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के म्यूजियम में एक बेहद दिलचस्प हिस्सा है ग्रेनेड्स के इतिहास का। किस तरह के बारूदी गोले इस्तेमाल किए जाते थे, उनकी कितनी रेंज थी, वो कितनी जल्दी या कितनी देर में फटते थे, और फिर कैसे कैसे उनमें बदलाव आए, ये सब यहां देखने को मिलता है। 16वीं सेंचुरी में तोपें इतनी सटीक नहीं थी, उसकी वजह से इन्फेंट्री अपनी फाइनल असॉल्ट में बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी लेती थी। इसका कोई हल नहीं मिल रहा था। 17वीं सेंचुरी में प्रशियन आर्मी ने इसका हल ढूंढा। उन्होंने एक थैली में बारूद भरा, लोहे के टुकड़े भरे, उसमें फ्यूज़ लगाया और इस थैली का आकार एक अनार यानी कि पोमोग्रेनेट जैसा था, इसलिए इसका नाम ग्रेनेडा रखा गया। 1914 ब्रिटिश ग्रेनेड, जिसमें भरा था कांच का चूरा, फास्फोरस, पानी और बेंजीन। 1914 का जर्मन स्टिक ग्रेनेड, फ्रिक्शन इग्नाइटर। 1920 का ये डच ग्रेनेड। 1940 का इटालियन रेड डेविल। 1945 का टियर गैस ग्रेनेड। 1950 का महीन परत वाला अमेरिकन ग्रेनेड जो छोटे बारूदी टुकड़े फेंकता था, और 1950 में ही जापान का बैम्बू स्टिक ग्रेनेड। तो इस तरह से कई किस्म के ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए गए और आज इनकी ट्रेनिंग होती है खास ग्रेनेड्स के साथ। हमारे इतिहास ग्रेनेड से रिलेटेड है। तो जो सबसे पहले ग्रेनेड फेंके जाते थे वो हाथ से फेंके जाते थे, और जब हम उसको एक्शन से, जब ऐसे पीछे से ग्रेनेड फेंकते हैं तो हर ग्रेनेड के अंदर एक फ्यूज़ डला हुआ होता है। जब हाथ से हम फेंकते हैं तो उसके अंदर 4 सेकंड का फ्यूज़ डिले होता है। तो हम ये इंश्योर करते हैं पीछे से फेंक करके, अपने पीछे से आगे फेंक करके, कि दुश्मन उसको उठा करके हमारे पास वापस ना फेंक सके। साथ ही साथ ये ग्रेनेड हम राइफल के साथ में भी फायर कर सकते हैं। उसमें 7 सेकंड का फ्यूज डिले होता है, क्योंकि उस ग्रेनेड को एक दूरी तक फायर किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के कलर्स और चिन्ह में ग्रेनेड्स ही दिखता है। जैसा कि हमारा नाम बताता है ग्रेनेड, तो ग्रेनेड उस टाइम पे जब इंसिग्निया बना था तो ग्रेनेड हैड 17 फ्लेम्स। तो उस टाइम पे शुरू में 17 बटालियन थी, जिसके एक फ्लेम एक बटालियन को दर्शाता था, और इसको देखते हुए अ ग्रेनेड विद 17 फ्लेम्स कमिंग आउट ऑफ इट वाज फॉर्म्ड एज अ साइन। वाइट हॉर्स जो इसके ऊपर ग्रेनेड के ऊपर लगाया जाता है, ये इसका हिस्ट्री 18वीं सेंचुरी में जब मैंगलोर सीज के टाइम पे टीपू सुल्तान द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था टू किंग जॉर्ज I, हु हैड हेल्प्ड टीपू सुल्तान ड्यूरिंग दैट मैंगलोर सीज, एंड उसके ऑनर में दिस हैज ऑलवेज फॉर्म्ड पार्ट ऑफ आवर बैच। आज रेजिमेंटल सेंटर में दी जा रही ट्रेनिंग विश्व की बेहतरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की ट्रेनिंग का मुकाबला कर रही है। यहाँ न सिर्फ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सिखाया जाता है, बल्कि ये भी कि अगर तकनीक फेल हो जाए तो क्या किया जाए। इसके साथ ही इन्हें प्रकृति में मौजूद संकेतों को भी पढ़ना सिखाया जाता है। एक सैनिक को हम वो ट्रेनिंग देते हैं कि किस प्रकार अगर एक मस्जिद है तो उसकी दिशा किस तरफ होगी, एक सूरज किस तरफ से निकलता है, किस तरफ छुपता है, एक पेड़ के किस तरफ के पत्ते पीले होते हैं और उस पीले पत्ते होने का कारण क्या हो सकता है। नाइट नेविगेशन, सितारों से भी हम नेविगेशन करते हैं कि किस सितारे से कौन से
कॉन्स्टिलेशंस किस दिशा में है। अगर मान लीजिए ये सारे सिस्टम फेल हो जाएं तो ग्राउंड को देख करके भी एक सैनिक नेविगेट करके अपनी निर्धारित जगह पे पहुंच जाता है। इसके साथ ही ये सैनिक आज तैयार किए जा रहे हैं मॉडर्न वॉर टैक्टिक्स में भी, जिनमें से बेहद महत्वपूर्ण है केमिकल वॉरफेयर। आज के आधुनिक युग में केमिकल अटैक या न्यूक्लियर अटैक होने की ज़्यादा संभावना है। तो केमिकल अटैक कई प्रकार से किया जाता है, स्प्रे करके या केमिकल माइन या केमिकल स्मोक या केमिकल ग्रेनेड के थ्रू भी छोड़ सकते हैं, या जो केमिकल अटैक होने के बाद में हमारे को केमिकल इमीडिएट ड्रिल करनी पड़ती है। केमिकल अटैक होता है, हमारे पास में एक भारतीय सेना में इक्विपमेंट दिया गया है, उसको आईपी बोलते हैं, यानी इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसमें ट्राउज़र, जैकेट, CBRN ओवरबूट और गैस मास्क, रेस्पिरेटर गैस मास्क, और उसके आगे एक कनिस्टर लगा होता है जो हमारे को बाहर की हवा को शुद्ध करके अंदर भेजता है, जो पूरी त्वचा को बचाता है। और इस तरह इनकी ट्रेनिंग इन्हें दुश्मन के किसी भी पैंतरे से लड़ने के लिए सक्षम बनाती है। युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां यहां बनाई जाती हैं और उनसे निपटना इन सैनिकों को सिखाया जाता है। बहादुरी, जिंदा दिली की मिसाल ये ग्रेनेडियर्स आज भारतीय सेना के हर महत्वपूर्ण ऑपरेशन का हिस्सा हैं और बेहद कर्तव्यनिष्ठा होकर अपने नाम, नमक और निशान के लिए ड्यूटी पर तैनात हैं। हर माहौल में खुश रहने वाले इन ग्रेनेडियर्स ने सर्वदा देश को आगे रखकर हर चुनौती को स्वीकारा है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही, वो भी सही। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.